सॉरी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। उसमें ये है कि ये चीज़ें तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत सारे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ये बात तो करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन डी ई और वो इस तरह के नाम लेते हैं। अब वो लेना चाहिए ये तो एक बात है, अभी कौन से फूड्स में हमें अवेलेबल है, फ्रूट्स में, किस में, वो काइंडली क्लियर करिएगा, ये मिलेगा कहाँ से? अच्छा, अभी पिछले दिनों आपका और मेरा ही गालबन शो था जिस पे लोगों ने बड़ी तनकीद की है हम पे कि विटामिन डी तो सूरज से मिल जाता है। झूठ बोल रही है ये, विटामिन डी सूरज में होता है। देखिए विटामिन डी धूप में बैठे रहे खाना छोड़ दें। ऐसी बात है तनसीर भाई कि अगर आप धूप में बैठते भी हैं, एशिया के लोग विटामिन डी सूरज से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। आप बैठे रहे धूप के अंदर जाके। विटामिन डी हमें डाइट में बहुत कम मिलता है। एग्स के अंदर है, फिश के अंदर है, दूध या दही के अंदर है, मगर उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं है, विच मीन्स इसकी दवाई ही खानी है आपको। अब कौन सी दवाई खानी है और किस डोजेज की खानी है ये डिपेंड करता है कि आपके विटामिन डी के टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हैं। हर लैब से, आपके घर के पास जो लैब है, विटामिन डी टेस्ट कराएं। और स्पेशली आपके बच्चे का कद अगर रुक गया है तो आपको फ़ौरन विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज बच्चों का, बड़ों का ये यूजली कम ही आता है। बल्कि हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ ये शुरू हुई है कि अब बच्चे को पैदा होते साथ ही विटामिन डी के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। विटामिन डी इतना कम है। जब हम छोटे होते थे या इवन हमारी जनरेशन के भी जो बच्चे हुए हैं, हमने ये देखा जी उसको धूप में लिटा के तेल की मालिश करो, हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। वो विटामिन डी के लिए गालबन कहा जाता था, विटामिन डी उससे भी एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन डी की बात करें, वो आपको दवाई ही खानी है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं। दूध, दही कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपके बच्चे का कद कैल्शियम की कमी की वजह से रुका हुआ है, दूध या दही का इस्तेमाल कराएं। जितने हमारे पास सीड्स आ जाते हैं जिसमें चिया सीड्स, बेसल सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, अच्छा ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देनी होती, बिकॉज इनमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है। तो 1 to 2 टीस्पून तक पर डे इस्तेमाल कराया जा सकता है बच्चों को। एंड आप इसको सैलड के ऊपर डाल के दे सकते हैं, आप उसकी स्मूदीज़ की फॉर्म में दे सकते हैं, एब्जॉर्ब करके पानी। ये ज़्यादा बेहतर, जो चिया सीड्स हैं या बेसल सीड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बॉडी के साथ रहते हैं। तो पानी में भिगोकर उसकी स्मूदी बना दें या उसका कोई स्लश वगैरह बना के दिया जा सकता है। फिर नट्स जो हमारे पास आ जाते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह, जिन बच्चों को दूध या दही से एलर्जी होती है। कई हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, हम उन्हें दही देते हैं, लेकिन अगर दही भी सूट नहीं करता, कई लोगों को नहीं करता, तो उस केस में आमंड मिल्क आ जाता है या कोकोनट मिल्क आ जाता है। अब आमंड या कोकोनट मिल्क पाकिस्तान में बहुत महंगा है, तो आप वैसे आमंड्स का इस्तेमाल या कोकोनट जो है ला के फ्रिज में रख लें, 2 से 3 स्लाइसेस जो है वो बच्चे को खिलाया जा सकता है। ये भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स हमारे पास आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कद को लेके इतना इम्पॉर्टेंट, कद को लेके भी, बोन्स को लेके इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये पट्ठों को लेके इम्पॉर्टेंट है। वैसे आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, नट्स का इस्तेमाल, फिश का इस्तेमाल रखें। दूध के अंदर भी मैग्नीशियम होता है। एंड डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो हम पूरा साल सुनते रहते हैं जी डार्क चॉकलेट मत खाओ, ये गर्म होती है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ गर्म ठंडा नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ, अगर एग्जिस्ट नहीं करता, आप पूरा बार डार्क चॉकलेट का खा लोगे तो ऑब्वियसली उसने साइड इफेक्ट्स देने हैं। लेकिन अगर आप 1 से 2 क्यूब्स दिन में खा लेते हो, वो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगे। बल्कि होना ये चाहिए कि बच्चों को डार्क चॉकलेट की आदत डाली जाए, ना कि मीठी, बहुत ज़्यादा चीनी वाली चॉकलेट की आदत डाली जाए। तो डार्क चॉकलेट उसका अच्छा सोर्स है। जहाँ तक बात है विटामिन B12 की, आप गोश्त का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। गोश्त के अंदर ये ज़्यादा मौजूद है, दालों के अंदर बहुत कम मिकदार के अंदर मौजूद है। तो जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, जो लोग गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से वेजिटेरियन हो गए हैं, तो उनको फिर पट्ठों के मसाइल जो हैं वो अक्सर फेस करने पड़ते हैं। गोश्त अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको स्मेल आती है या आपका कोई और प्रॉब्लम है, आपको उसका टेक्सचर पसंद नहीं है, फिर आप इसका सप्लीमेंट ज़रूर लें, या जिसको कहते हैं जी मेथिकोबॉल के टीके या ताकत के टीके, डॉक्टर से रिकमेंड करके या डाइटिशियन से पूछ के उसके सप्लीमेंट्स या टीकों पे चले जाएं। ये भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली अगर इसका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक तो आयरन ड्रॉप करेगा आपका गोश्त का इस्तेमाल करने से, दूसरा B12 भी कम होगा आपका। अच्छा, आपने मैग्नीशियम का कहा, जिस तरह कि अब जैसे वो मसल्स की स्टिफनेस हो जाती है या गर्दन की अकड़ाहट, ये वो सारा कुछ, उसके लिए मैग्नीशियम आप कह रही हैं ज़रूरी है। लेकिन अब मैग्नीशियम्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, अलग अलग उसकी वो फॉर्म्स हैं, तो
ये कैसे पता चले कौन सा मैग्नीशियम? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो सबसे अच्छा है। अच्छा। बाकी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी अच्छा है आपकी हड्डियों के लिए, लेकिन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे बेहतर रहता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वो रिलेटिवली थोड़ा चीपर होता है, जिसकी वजह से अफोर्डेबल है। अच्छा। ग्लाइसिनेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मगर सबसे बेहतर जो फ़ायदा देता है वो यही देता है। एंड ऑल्सो अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो उसमें भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है वो बहुत अच्छा है, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को सर्वाइकल का इशू है उसमें ये हेल्प कर सकता है। आपको माइग्रेन का इशू है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट उसमें भी हेल्प कर सकता है। अब मैं जब लफ्ज़ हेल्प बोलती हूँ ना, इट मीन्स ये क्योर नहीं है, एड ये करेगा उसको, एक मैं समझ गया। डेफिनेटली। तो ये नहीं कि आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट खाएंगे और आप सोचेंगे आपका माइग्रेन इससे ठीक, उसका रूट कॉज भी आइडेंटिफाई करें, प्लस इसका इस्तेमाल शुरू करें कॉन्स्टिपेशन के केस में, मसल स्टिफनेस, सर्वाइकल के केस में। तो ये एड भी करेगा, प्लस ये आपको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। 3 मंथ्स तक इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा आयशा, हमने देखा है कि वेस्ट में टीनेज में लड़के लड़कियां हों या ओल्ड एज में हों, जो सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स, वो बहुत अर्ली एज में शुरू कर देते हैं यूज़ करना, लेकिन यहाँ पर उसको टैबू समझा जाता है कि भाई नहीं खाना चाहिए बच्चों को, सप्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए। तो अगर कम एज है, लेट्स से बिलो 10 है बच्चों की एज, या फिर अंडर 18 बच्चियाँ हैं, तो क्या वो सप्लीमेंटेशन डाइट में ऐड कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर कैल्शियम की या फिर विटामिन डी और इस तरह की जो भी सप्लीमेंटेशन होती है बेसिकली, बगैर टेस्ट के बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बगैर टेस्ट के नहीं करना चाहिए। कल की ही बात है इत्तेफाक से कि कल मैं एक बिलो 18 बच्ची को देख रही थी एंड मैंने उसको कुछ टेस्ट रिकमेंड किए। अच्छा। थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आ गया पापा टेस्ट के लिए नहीं मान रहे। हालांकि बात यह है आप डाइट प्लान के लिए मान गए हो कि डाइट प्लान लेके तो बच्चे का वजन कम किया जाए। टेस्ट तो बेसिक नेसेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली इसको पता नहीं क्यों इसको लग्जरी की कैटेगरी, जब तक मुझे पता नहीं है कि बच्ची का HP तो नहीं कम, बच्ची का विटामिन D तो नहीं कम, हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं बच्चे को। इसी तरह अगर आप बच्चे को सप्लीमेंट देना चाहते हैं, पहले उसका टेस्ट कराएं। छोटा बच्चा है, बगैर वजह के, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली वेरी अनफॉर्चुनेटली देखा है, कैल्शियम की जो गोली होती है बोतल की तरह की, पानी में घोल के छोटे बच्चे को पिला रहे होते हैं। इंतहाई गलत है, बच्चे की किडनी को वो डेफिनेटली इफेक्ट कर सकता है। टेस्ट कराएं और फिर डॉक्टर से पूछें कि बच्चे का कौन सा सप्लीमेंट है, बड़ों का कौन सा सप्लीमेंट है। हम बच्चों को भी वही सप्लीमेंट खिलाते हैं, खुद भी वही सप्लीमेंट खा रहे होते हैं। और वो जो बोतल जैसे जितने सप्लीमेंट है, जिसमें विटामिन B के भी कुछ सप्लीमेंट आ जाते हैं, विटामिन C भी आ जाता है, कैल्शियम भी, वो 1-2 साल का बच्चा भी पास घूम रहा है तो उसको भी पिलाना शुरू कर देते हैं कि बोतल से तो अच्छा ही है ये। ऐसे नहीं करना प्लीज़। इस तरह आप अपनी बच्चे की किडनी पे इफेक्ट डाल सकते हैं अगर आप लॉन्गर रन में ये प्रैक्टिस 1-2 दफ़ा से कुछ नहीं होता, मगर 1-2 दफ़ा भी करना नहीं है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप लॉन्गर रन में ये प्रैक्टिस लेके चलते हैं कि आप खुद भी पी रहे हैं, बच्चे को भी कैल्शियम पिला दिया, फिर एक घूंट लिया, फिर बच्चे को उसकी किडनी को इफेक्ट करेगा। डेफिशिएंसी नहीं है और तो प्रॉपर टेस्ट देना ही नहीं चाहिए। तो फिर बिल्कुल ना लें। और आपने वो बात वो सही की, यहाँ पर या तो उसको लग्जरी समझा जाता है या फिर ये भी समझा जाता है कि अगर हम सिर्फ बीमार हैं तभी शायद टेस्ट करवाने जाना चाहिए, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है। एक और अगैन मैं बार बार वेरी अनफॉर्चुनेटली कह रही हूँ, लेकिन अगैन वेरी अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ समझा जाता है कि अगर हमने टेस्ट लिख के दिए इसमें हमारा कोई कमीशन है। हालांकि अगर मैं यहाँ बैठ के किसी को दूसरे शहर में टेस्ट लिख के दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कहीं से भी करा लो, तो उसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर ऐसा नहीं करते होंगे, मगर हर जगह पे ब्लैक शीप होती है। आई एम श्योर आपकी फील्ड में भी होते होंगे। कई लोग कहते हैं कि सहाफ़ी, वो लिफाफा सहाफ़ी कहते हैं, टर्म्स तो अलग-अलग हैं। इसी तरह कोई 1000 में से एक आध बंदा काम खराब करता है और सब के ऊपर जो है ना उसका असर आने लग जाता है। हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका टेस्ट करा के आप ना कराएं, जो हमारे लेट से हमारी लैब से ना कराएं, अपने शहर की जिस लैब से आप पूरी उम्र कराते रहे हैं उसी लैब से कराएं। मैं कहता हूँ अगर लेट्स से कि कोई कमीशन ले रहा है, कुछ कर रहा है, वो ठीक है, उसका गलत सही होना है कोई अलग डिबेट है, लेकिन वो टेस्ट आपके लिए है, उस टेस्ट को कराने से आपको फायदा ही है। डेफिनेटली आपको अपने अंदर का पता चलेगा ना डेफिशिएंसी क्या है, या किसी चीज़ का कोई सरप्लस में चीज़ है वो आप खाई जा रहे हैं, एग्जैक्टली फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो बहरहाल अगर डॉक्टर टेस्ट लिख के दे रहे हैं तो फिर आपको टेस्ट करवाना चाहिए। और वही आपकी वाली बात बड़ी दुरुस्त है कि अगर कोई एक बंदा जो है वो कोई चीज़ ख़राब कर रहा है तो आप पूरी फर्टर्निटी को उसमें कंपैरिजन में नहीं ला